Welcome all of you to our channel again, अग्रवाल कॉमर्स एरिना। उम्मीद है कि जो पिछले वीडियोस मैंने दिए थे आपको जर्नल एंट्रीज के, वो आपने कायदे से देखे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। अब हम लोग उसी चेन में आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग तरीके की और जो जर्नल एंट्री है उस पर आते हैं। देखिए, ये दो कुछ केसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। पहला केस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कभी कभी प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस से अपनी ही कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि अकाउंट्स के मुताबिक बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं। तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है। और प्रोप्राइटर और बिजनेस के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स का पेमेंट कैश में नहीं होता, वो आपस में कैपिटल में या ड्राइंग में एडजस्ट किया जाता है। कैसे? देखिए, 2 लाख कैपिटल है, उस पर 10% पर एनम, मतलब सिंपली 20,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करना है। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट ऑल एक्सपेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और चूंकि बिजनेस प्रोप्राइटर को कैश में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करता, तो वो कैपिटल में ही उस पैसे को ऐड कर देता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। आपने बिजनेस स्टार्ट करते समय भी देखा था कि कैपिटल क्रेडिट होती है। कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब ही है कैपिटल का बढ़ना, और कैपिटल अगर कभी डेबिट होती है मतलब कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो यहां पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये लॉस है। उसी तरीके से जब प्रोप्राइटर यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ड्राइंग करता है, ड्राइंग मतलब उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए बीच में जब कुछ खर्च आता है तो वो ईयर एंड से पहले भी बीच बीच में कुछ पैसे ड्रॉ करता रहता है, वो पर्सनल एक्सपेंस है उसका, इसीलिए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फर्म अपने प्रोप्राइटर से कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, जो कि फर्म के लिए प्रॉफिट है। फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम के कारण। और इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसीलिए वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है। और जिस तरीके से फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ही ऐड कर दिया, कैपिटल इंक्रीज हो गई, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग में ही ऐड हो गया। जब ड्राइंग पार्ट प्रोप्राइटर करता है तो ड्राइंग डेबिट होती है, ड्राइंग्स और डेबिट हो गई, यानी कि ड्राइंग्स और बढ़ गई। इंटरेस्ट का पेमेंट प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन के बीच में कैश या बैंक के थ्रू नहीं होता, ये उसकी एंट्री होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स मतलब जब आपको किसी डेटर यानी देनदार से कोई पैसा चाहिए और वो पैसा देने से मना कर देता है, फाइनली अब आप उसके अकाउंट को क्लोज करते हैं ये मान के कि वो पैसा मेरा डूब गया और वो पैसा अब हमारे नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बैड डेट हमारे लिए लॉस है। लॉस को डेबिट ही करते हैं, तो इसकी एंट्री होगी पहले वाले की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2002। जो भी डेटर का नाम हो, डेटर का नाम अगर मान लेते हैं डेटर का नाम एक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो 2x 2000 ये आपने पैसा डूबा हुआ मान लिया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। जब भी हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं यानी कि हमने मान लिया कि ये पैसा मेरा डूब गया, अब नहीं मिलेगा। बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट हमेशा लॉस है, तो ये हमेशा डेबिट होगा।
अब देखिए सेम वही चीज है, 1000 रिसीवेबल फ्रॉम रमेश बिकम बैड डेट्स। 1000 रुपए रमेश से जो चाहिए थे वो पैसा हमारा डूब गया, यानी कि अब नहीं मिलेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000 टू रमेश 1000। सेम चीज है, 1000 जो रमेश से मिलने वाला था वो बैड डेट हो गया, बैड डेट डेबिट टू रमेश। अब आते हैं इसमें, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 60 पैसा पर रुपी रिसीव फ्रॉम मनोज एज फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 5000। मनोज से 5000 रुपए चाहिए थे, मनोज इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना। इसका मतलब है कि ये पर्सन अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाने की कैपेसिटी में नहीं है, तो ये पैसा इसलिए डूब गया क्योंकि मनोज इंसॉल्वेंट हो गया। 5000 रुपए चाहिए थे, 5000 रुपए में से 60 पैसा पर रुपी का मतलब होता है 1 रुपए के बदले 60 पैसा। आप इसको 60% बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5000 का 60% तो हमको मिला और बाकी का पैसा मनोज ने हमको नहीं दिया। 5000 का 60% आप निकाल लीजिए, 5000 का 60% होता है 3000 रुपया, यानी 3000 को मिला, कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट 3000, 2000 रुपया हमारा डूब गया, वो लॉस है, बैड डेट हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 टू मनोज 5000। ये आपकी एंट्री बनेगी। जितना कैश आया 60 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 60%। 5000 का 60% 3000 रुपया मिला और हमारा बाकी का पैसा 2000 बैड डेट हो गया। जितना आया डेबिट, बैड डेट हमारा लॉस है टू मनोज। ये एंट्री होगी। और लास्ट में है 5000 रिटर्न ऑफ बैड डेट नाउ रिकवर्ड। कोई ऐसा पैसा, एक आपने 5000 जो पहले के किसी साल में बैड डेट मान लिया था, यानी डूबा हुआ पैसा मान लिया था, चांस की बात है कि वो पैसा अब मिल गया। जब कोई पैसा मिलता है डूबा हुआ, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया हमारा, बैड डेट हमारे लिए लॉस है। ये पैसा आ रहा है 5000, तो पैसा आता है तो पैसे को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5000। जब भी डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है, जिससे भी पैसा मिलता है, अगर उसका नाम भी लिखा हो, जैसे यहां लिखा हो फ्रॉम राम, तो भी आप उसका नाम नहीं लिखेंगे। जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं। किससे मिला आपको ये ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप राम के अकाउंट को क्लोज कर चुके थे, उस पैसे को डूबा मान चुके थे। तो जब भी ये फ्यूचर में मिलेगा तो आप बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे, कभी भी उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड भी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। बैड डेट्स भी नॉमिनल है, बैड डेट्स डेबिट होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा क्रेडिट होता है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन की कुछ एंट्रीज। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम किसी एसेट्स को लगातार यूज करते रहते हैं, मशीनरी को या किसी भी और फिक्स एसेट्स को, फर्नीचर को, तो वो लगातार धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिशिएट होती है। 1 लाख का फर्नीचर खरीदे, साल भर बाद वो 90,000 का ही रह गया, तो 10,000 उसकी वैल्यू घट गई। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा डेबिट होता है। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट घट रही है। शुरू में ही बताएं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है,
नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट ही होगा। मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी डेबिट होती है क्योंकि वो बढ़ रही होती है। यहां पर मशीनरी हमारी क्रेडिट हो रही है क्योंकि मशीनरी घट रही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेम इसी तरीके से है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पर, 10,000 का 10% हुआ 10,000। सेम एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट जो है ये चेंज होके 10,000 हो जाएगा। अगर ये फर्नीचर पे लग रहा होगा तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर, बिल्डिंग पे लग रहा होगा तो टू बिल्डिंग। लैंड एक ऐसी एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता, बाकी सारी रियल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, मशीन पर, सब पे चार्ज किया जाता है, लैंड पर नहीं किया जाता। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। सेम यहां पर देखिए, चार्ज 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। 50,000 की मशीन है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। एंट्री आपकी सेम बनेगी, अमाउंट बदल जाएगा क्योंकि 6 महीने ही मशीन चली होगी इस साल में। तो आपको 50,000 का 20% निकालना है। 50,000 का 20% हुआ 10,000, और 6 महीने का निकालना है तो 6/12 यानी 5,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ये यहां पर 5,000 की एंट्री होगी। अमाउंट आपको यहां पर निकालना है, 50,000 का 20% 10,000 हुआ। 6 महीने का निकालना है तो 6/12, 3 महीने का निकालना होता तो 3/12, 4 महीने का निकालना होता तो 4/12। एंट्री यही बनती है, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है और जिस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये कुछ एंट्रीज है जो मैंने बताया था जिसमें परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आमतौर पे आपने पढ़ा था कि परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देखिए, लॉस बाय फायर हमारे लिए आग से जल गया गुड्स, वो लॉस है, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000। देखिए, अगर कैश जल जाता तो टू कैश अकाउंट लिखते। गुड्स जला यानी आपने जो गुड्स परचेज किया था बेचने के लिए, उसमें से गुड्स कम हो गया, तो परचेज करते समय परचेज डेबिट होता है। गुड्स उसमें से जल गया, परचेज में से उतना गुड्स कम हो गया, तो लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट 2,000। ये एंट्री बनती है जब गुड्स आग से जल जाता है। सेम है, अगर आपने चैरिटी दिया, डोनेशन दिया, दान दिया, चैरिटी या डोनेशन हमारे लिए खर्च है, वो हमेशा डेबिट ही होगा। अगर कैश देंगे तो चैरिटी डेबिट टू कैश या डोनेशन डेबिट टू कैश। आपने गुड्स में से निकाल के दे दिया, परचेज घट गई, तो आपकी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, या आप वो लिख सकते हैं डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट, ये दूसरा केस है जब परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है गुड लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स चोरी से नुकसान हो गया, तो सिंपल है, जहां पे आपने लॉस बाय फायर लिखा है इसकी जगह लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स चोरी हो गया तो लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस। ये तीसरा केस है जिसमें परचेज को क्रेडिट करते हैं। कुछ और केसेस देखते हैं। गुड्स को फ्री सैंपल बांट दिया गया। फ्री सैंपल बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बांटती हैं, तो फ्री सैंपल हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्च है। अगर आप कैश में एडवर्टाइजमेंट का पैसा देंगे तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश, लेकिन यहां हम गुड्स दे रहे हैं सैंपल में, तो आपकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000
टू परचेजेस अकाउंट 5,000 रुपीज हो जाएगा। यहां पर ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आपका हो जाएगा। फ्री सैंपल को हमेशा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मानना है। ये एक और एंट्री जिसमें परचेज क्रेडिट होता है। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आपने पढ़ा है कि प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी दुकान से, शॉप से, बिजनेस से लेता है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 200 टू परचेजेस अकाउंट। अगर उसने पैसे लिए होते कैश तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने अगर बैंक से निकाला होता बिजनेस के तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर उसने गुड्स निकाला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एक आखिरी केस जिसमें लिखा है कि गुड्स को मशीन के इंस्टॉलेशन के काम में ले लिया गया। देखिए, मशीन इंस्टॉल करते समय हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज लगनी हो जो हमारे शॉप में हमने बेचने के लिए रखी हो, वो निकाल करके मशीन में लगा दिया गया। तो मशीन में हमने पहले भी बताया था कि आप कोई भी एसेट खरीदेंगे, इस्तेमाल करने तक जितने भी खर्चे होंगे वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस अकाउंट 500। तो ये 5-6 केसेस हो गए जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि किन किन कंडीशन में परचेजेस को हम लोग क्रेडिट करते हैं। जनरली आपने पढ़ा था परचेज डेबिट ही होता है। तो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है। सब कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं वो कब डेबिट होते हैं। जैसे रेंट दे रहे हैं तो रेंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वही रेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनकम हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट अपने हिसाब से एक्सपेंस या इनकम के हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता रहता है। ये कुछ केसेस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए। तो हम आगे फिर से बढ़ते हैं डायरेक्टली हमारे चैनल पर, अग्रवाल कॉमर्स एरिना पर। ये कुछ और स्पेशल टाइप्स की एंट्रीज हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, जिसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन हमने आपको कई बार बताया है जब ये आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग मींस इट इज ड्यू बट नॉट पेड। समय साल हो चुका है लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया है। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, जो आपको मिल जानी चाहिए थी, जो इस साल की इनकम है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एक्रूड हो, प्रीपेड हो, एडवांस हो, आउटस्टैंडिंग हो, ये सारे शब्द लग जाने के बाद ये नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाता है। देखिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग, जब वेजेस पे करते हैं तो लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वेजेस आपने पे किया हो या न पे किया हो, अकाउंट्स में आपको वो एक्सपेंस उसी साल दिखाना है जिस साल का वो एक्सपेंस है, चाहे आपने दिया हो चाहे न दिया हो। तो अगर आपने दे दिया होता तो आप एंट्री करते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहां पर अभी वो ड्यू है तो आप एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, वेजेस नॉमिनल है। वेजेस आप देंगे तो भी वेजेस डेबिट होगी, वेजेस देना बाकी है, इसी साल को का देना है लेकिन अभी तक दिए नहीं है तो भी वेजेस डेबिट ही होगा। पेमेंट कर दिए होते तो टू कैश लिखते, पेमेंट नहीं किए तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी होती है जिसको बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ता है एज अ लाइबिलिटी।
क्योंकि ये ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है। अब नेक्स्ट आते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। सेम रूल लगेगा, सैलरी ड्यू है, दे दिए होते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते, देना बाकी है तो आप लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस की जगह हो जाएगा सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहां पर लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5000। ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, पेमेंट कर दिए थे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते। ठीक है, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन ऐसे तो नॉमिनल अकाउंट होता है, कमीशन मिल रहा होता है तो कमीशन क्रेडिट होता है, अगर मिल जाता तो लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन यहां मिला नहीं है क्योंकि ये इसी साल की इनकम है, मिली हो या ना मिली हो तो कमीशन को तो क्रेडिट करना ही करना है। इसको जो मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं एक्रूड। एक्रूड मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अगर ये मिल गया होता तो आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, नहीं मिला है तो एक्रूड कमीशन हमारी एसेट है। जैसे आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है उसी तरह एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है जो मिलने वाली है। सैलरी देंगे तो भी सैलरी डेबिट होगी, बाकी है तो भी डेबिट होगी। कमीशन मिलेगा तो भी कमीशन क्रेडिट होता है, कमीशन मिलना बाकी है तो भी कमीशन क्रेडिट ही होता है। तो ये हमारी कुछ अलग से एंट्रीज हैं जिनको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। जब आगे आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो इनका यूज आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ और एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू मनीष एट 20,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। उधार में हमने बेचा है मनीष को 20,000 का चीज 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, 20% इसका होता है 4,000, यानी आपने 16,000 की सेल की है, 75% पैसा मिल गया है चेक के थ्रू। यानी कुछ कैश सेल्स है कुछ क्रेडिट सेल्स भी है। कैश सेल्स होती है पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश मिल रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और कुछ क्रेडिट सेल्स भी है। तो जब क्रेडिट सेल्स होती है तो जो खरीदता है उसका नाम लिखते हैं, तो आपको यहां दोनों लिखना है। देखिए किसको बेचे मनीष, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट मनीष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए क्योंकि कैश सेल्स भी है तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के थ्रू आ रहा है नहीं तो कैश लिखते। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 5% का कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है, कैश डिस्काउंट जो देंगे हम उसकी एंट्री होगी। और मनीष डेबिट यानी जितना पैसा अभी उससे मिलना बाकी है उधार में। सेल्स देखिए 16,000 की होगी, 20,000 में 4,000 ट्रेड डिस्काउंट निकल गया तो 16,000 की सेल्स होगी। पहले आप सेल्स का अमाउंट लिख लें, फिर आपको क्या करना है 75% इसमें से मिल जा रहा है, यानी 75% कैश सेल्स है और बाकी की क्रेडिट सेल्स है। देखिए 16,000 में 75% और 25% ये कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है। इसका 75% हुआ 12,000 रुपया और 25% हुआ 4,000। तो जितना क्रेडिट सेल्स है वो आप यहां लिख देंगे मनीष के सामने कितना पैसा लेना है, और कैश डिस्काउंट सिर्फ
उसी अमाउंट पर मिलता है जितना पैसा आपको दिया गया है। 12,000 का आप 5% निकालेंगे तो आएगा 600। 600 रुपया डिस्काउंट घटा के 11,400 रुपया आपको मिलेगा। ये एंट्री होगी। पूरे पर 16,000 पर 5% डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पैसे पर दिया जाता है जो पैसा आपको मिल रहा हो। तो 25% तो क्रेडिट सेल्स है, 4,000 तो मनीष में चला जाएगा। 12,000 कैश सेल्स है, 75%। 12,000 का 5% यानी 600 रुपया आप डिस्काउंट देंगे और 11,400 रिसीव करेंगे। इसको बड़े ध्यान से देखना है। पहले 20,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा लिए, 4,000। आप सेल लिख लीजिए 16,000 की। सेल का 75% कैश सेल्स है, यानी 12,000 की कैश सेल्स है। 25% यानी 4,000 की क्रेडिट सेल्स है। जितनी क्रेडिट सेल्स है वो मनीष के सामने लिख देंगे। 12,000 मिल रहा है, उसका 5% 600 डिस्काउंट घटा के इतना रुपया आपने बैंक में प्राप्त किया और 600 रुपए का आपका लॉस हुआ। ये एंट्री इस तरह से करनी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। सेम उसी तरह है, परचेज की एंट्री। सलमान से गुड खरीदा 15,000 का 40% के ट्रेड डिस्काउंट पर। 15,000 का 40% हुआ 6,000। 15,000 में 6,000 आपने माइनस कर दिया, यानी 9,000 की परचेज है। तो आप पहले लिख लीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा आप दे रहे हैं, आधा दे रहे हैं, आधा नहीं दे रहे हैं। उधार खरीद दी है और नगद खरीद दी, आप पैसा चेक से दे रहे हैं। तो पहले एंट्री कर लीजिए टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू सलमान, जितना पैसा देना बाकी है। अब देखिए परचेज तो हो गई 9,000 रुपए की, ये आपने लिख लिया परचेज। अब 9,000 में से आधा आप दे रहे हैं। 9,000 में कैश सेल्स है 4,500 की और क्रेडिट सेल्स भी है 4,500 की। आधा आधा 50%। तो 50% जो आप नहीं दे रहे हैं वो तो सलमान में लिख दिया जाएगा। 4,500 पर आपको 10% यानी 450 की छूट मिलेगी और आप 4,050 रुपए का भुगतान करेंगे। तो बैंक में आएगा 4050, 450 रुपए की छूट यहां आ जाएगी और सलमान में लिखेंगे 4,500। ये आपको देखना है। आधी बिक्री कैश में है, सिर्फ इसी पर 10% नगद छूट का फायदा मिलेगा। इसका 10% घटा के आपने 4,050 रुपए का भुगतान किया, 450 आपका प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव, और बचा हुआ सलमान में आपने क्रेडिट कर दिया, यानी बाद में सलमान को आप पैसा देंगे 4,500 रुपया। नेक्स्ट पर आते हैं। एक्स से 10,000 का और वाई से 7,000 का गुड्स खरीदा, तो 10 और 7 टोटल 17,000 का गुड्स खरीदा। आप एक साथ कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 17,000 टू एक्स, 10,000 टू वाई 7,000। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्सेस अकाउंट वाई अकाउंट, यानी आपने टोटल परचेज की 17,000 की परचेज डेबिट होती है, एक्स से 10,000 का और वाई से 7,000 का। अब एक्स के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, लिखा है आपने वाई को 6,800 पेमेंट किया चेक के थ्रू इन फुल सेटलमेंट, मतलब 6,800 का आपने पेमेंट किया और 200 रुपए की आपको छूट मिल गई। तो आप क्या लिखेंगे, वाई डेबिट 7,000 टू बैंक अकाउंट 6,800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट
200। 7,000 रुपए में 6800 रुपया आपने पेमेंट किया, 2,000 रुपया आपने डिस्काउंट प्राप्त कर लिया। एक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि उसको कितना पेमेंट किया गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी आपको इतनी चीजें यहां पर रिवाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी बची हुई एंट्रीज हैं, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज अभी बाकी हैं, जो भी एंट्रीज डाउटफुल हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे और उसी के संग हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचता है टॉपिक जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो सारी जर्नल एंट्रीज जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अभी आपको जितना भी वीडियोस मैंने जर्नल एंट्रीज के दिए, जितने भी क्लासेस, आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बची हुई एंट्रीज हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे गुड बाय। आप इसको रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।